हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बबलू सैनी। तो स्टूडेंट बीएससी सेकंड ईयर का इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर चल रहा था अपना। उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक आज है जाल प्रमेय, नेटवर्क थ्योरम। तो स्टूडेंट पिछले वीडियोज में अपन ने किरचॉफ का नियम पढ़ा था। किरचॉफ के नियम में अपन क्या कर रहे थे, जो वोल्टा नियम था विशेषकर, उसमें लूप के अंदर वोल्टा नियम लगा के अपन उसमें धारा और वोल्टा का मान निकाल रहे थे। लेकिन यदि किसी सर्किट के अंदर दो या दो से अधिक लूप बने तो उन सर्किट में किरचॉफ का नियम लगा के यदि अपन वोल्टा और धारा का मान निकालें तो वो ज़्यादा जटिल हो जाता है, काफ़ी कठिन हो जाता है। इसलिए वोल्टा और धारा का मान निकालने के लिए ऐसे परिपथों में जिनमें दो या दो से अधिक लूप हों, उनका एनालिसिस करने के लिए अपन कुछ प्रमेयों को यूज में लेते हैं, जिनको अपन जाल प्रमेय बोलते हैं। उन जाल प्रमेयों में पहली अपने पास प्रमेय है अध्यारोपण प्रमेय, जिसको अपन सुपरपोजिशन थ्योरम बोलते हैं। इस अध्यारोपण प्रमेय का अपन पहले स्टेटमेंट देखेंगे कि इसका कथन क्या होता है। कथन को पढ़ने के बाद इसको अपन प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले अपन किरचॉफ के नियम से वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद में अपन स्टेटमेंट जो बोल रही है थ्योरम, उस स्टेटमेंट के अनुसार रिजल्ट निकालेंगे। यदि किरचॉफ के नियम से और इसके स्टेटमेंट से यदि रिजल्ट बराबर आ जाता है तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो प्रमेय का स्टेटमेंट है वो सही है। तो प्रमेय को प्रूफ करने के लिए अपन ये सब करने वाले हैं। इससे पहले अपन इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट जिसके समझ में आ गया वो आसानी से इसको प्रूफ कर सकता है। तो स्टेटमेंट में क्या बोलता है ये कि प्रतिबाधाओं तथा ऊर्जा स्रोतों से युक्त किसी रेखिक जाल में, रेखिक जाल किसको बोल रहे थे, जिसमें रेखीय प्रतिबाधाएं जुड़ी हो, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र, ये सब जुड़े हो, ऐसे जाल में किसी अवयव से प्रवाहित धारा का मान उन सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है जो प्रत्येक स्रोत के कारण प्रवाहित होती है, जबकि दूसरे ऊर्जा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई जाल है, रेखिक जाल है, जिसमें प्रतिबाधाएं जुड़ी हुई हैं, रेखीय प्रतिबाधाएं, और उसमें ऊर्जा स्रोत जुड़े हुए हैं। उसके बाद में यदि आप उसके किसी अवयव में, अवयव का मतलब इसमें जो प्रतिबाधा जुड़ी है उसको अपन अवयव बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। इसके किसी प्रतिबाधा में यदि अपन कुल प्रवाहित धारा निकालें तो कुल प्रवाहित धारा उस स्रोत में जुड़े सभी ऊर्जा स्रोतों के कारण प्रवाहित धारा के योग के बराबर होगी। जब एक ऊर्जा स्रोत के कारण प्रवाहित धारा निकालेंगे तो दूसरे को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब स्रोत को हटा देंगे। दूसरे के कारण निकालोगे तो पहले वाले स्रोत को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये था इसका स्टेटमेंट। इसको प्रूफ करने के लिए जैसा ये बोल रहा है वैसा अपन मान के चलते हैं। मान लेते हैं एक रेखिक जाल है, ये आपको दिखा रखा है रेखीय जाल। इसके अवयव, कोई एक प्रतिबाधा, अवयव मतलब Z1, ये तीन प्रतिबाधाएं जुड़ी हुई हैं, दो स्रोत जुड़े हुए हैं, E1, E2, Z1, Z2 और Z3, तीन प्रतिबाधाएं हैं। इसके इस Z1 में से आपको क्या निकालनी है, धारा का मान निकालना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, किरचॉफ के नियम से Z1 में प्रवाहित धारा निकालते हैं। उसके बाद में इसका स्टेटमेंट से जो बोल रहा है उसके हिसाब से अपन Z1 में से प्रवाहित धारा निकालेंगे। तो किरचॉफ के नियम से निकालने के लिए, चूंकि ये Z1 प्रतिबाधा है, ये E1 स्रोत के श्रेणी क्रम में लगी हुई है, इसका मतलब E1 से जितनी धारा निकलेगी वो Z1 में से प्रवाहित होगी। तो मान लेते हैं दो लूप आपके पास, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में धारा I1 प्रवाहित हो रही है और दूसरे में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो फर्स्ट लूप में यदि किरचॉफ का वोल्टा का नियम लगाएं, यहाँ पे वोल्टेज रूल लगाएंगे, तो प्रथम लूप में आपको किरचॉफ का नियम पढ़ाया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। उसमें जो भी सोर्स लगे हुए हैं और प्रतिबाधाएं लगी हुई हैं उन पे वोल्टा का मान कितना है उन सभी को बीजगणितीय योग करना है, उनका बराबर में 0 कर देना है। तो आपको पता है सोर्स से जब प्रतिबाधा को जोड़ते हैं तो प्लस को प्लस से जोड़ेंगे तो पहला वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा।
तो यदि अपन किरचॉफ का नियम लगाएं, किरचॉफ के नियम में क्या था कि एक निश्चित दिशा में घूमेंगे तो जो पहले वाले जो साइन आ रहा है टर्मिनल से टकरा रहा है वही साइन अपन ले लेंगे। चूंकि अपन इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं ऐसे, तो इसमें क्या है -E1, जो प्रवाहित धारा I1 है तो वोल्टा ओम के नियम से V बराबर IR, Z1 I1, क्योंकि पहले प्लस से टकराएंगे प्लस लिख दिया। अब Z2 प्रतिबाधा, इसमें दो प्रकार की धाराएं बह रही हैं, इधर से तो I1 बह रही है और इधर से I2 बह रही है। I1 I2 एक ही डायरेक्शन में बह रही है, तो जो टोटल करंट आएगी वो I1 प्लस I2, और प्रतिबाधा कितनी दे रखी है Z2। तो आपके पास क्या आ जाएगा I1 प्लस I2, इसमें देखो ये अपन ने इन दोनों टर्म में Z2 कॉमन आ जाएगा, I1 प्लस क्या आ गया I2 आ गया। तो आपने वोल्टाओं का योग 0 कर दिया। इसमें I1 वाले को मैंने एक साथ लिख लिया, I2 वाले को एक साथ, समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। ऐसे आप किरचॉफ का नियम सेकंड लूप में लगाओगे। सेकंड लूप में लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से वही आपके पास इस डायरेक्शन में आपको घूमना है, इस डायरेक्शन में तो घूमोगे तो पहले माइनस से टकराओगे तो -E2 आ गया। ये माइनस का E2 दे रखा है आपको, ये दे रखा। यदि आप इधर से घूमते हो तो पहले आपके पास -E2 आ गया। ये Z3 में से I2 बह रही है तो Z3 इंटू में I2, और वही Z2 में इस बार दो धाराएं बहेंगी I2 और I1। तो यहाँ से यदि अपन देखें तो दोनों प्लस से किधर जा रही है माइनस की तरफ, तो पहले Z2 में I1 प्लस क्या आ जाएगा I2 आ जाएगा। वो I1 वाले को एक साथ लिख लो, I2 वाले को एक साथ लिखो, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 आ गई। आपको क्या निकालना था, Z1 में से प्रवाहित धारा निकालनी थी जो आपके पास कितनी है I1 है। इनको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करना आता है समीकरण 1 और 2 को सोल्व करने के लिए, चूंकि अपने को I1 का मान चाहिए। किसी एक समीकरण से I2 का मान निकाल लो, इस समीकरण 2 से निकाल लो चाहे समीकरण 1 से, और दूसरे वाले में रख दो, आपके पास किसका मान आ जाएगा I1 का आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इससे समीकरण 2 से I2 का मान निकाल रहे हैं और किस में रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में, और 1 में रखने के बाद इसको सोल्व कर लेंगे। जब सोल्व करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, I1 का मान कितना है, ये वाला समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 आ गया आपके पास I1। मतलब किरचॉफ का नियम लगाने पर प्रतिबाधा Z1 में प्रवाहित धारा का मान कितना आता है, समीकरण नंबर 3 के अकॉर्डिंग आता है। ये तो था किरचॉफ के नियम से। अब अपन क्या करेंगे, जो प्रमेय का कथन बोल रहा है, प्रमेय का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग Z1 में से प्रवाहित धारा निकालेंगे। यदि वो दोनों बराबर आती हैं, किरचॉफ का रिजल्ट और प्रमेय का जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो निकालते हैं वो इक्वल आ जाता है, तो आपकी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। तो इसके लिए प्रमेय का कथन के अनुसार क्या करेंगे, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है प्रमेय का, कि किसी अवयव में से प्रवाहित कुल धारा सभी स्रोतों के कारण प्रवाहित धारा के योग के क्या होगी बराबर। तो आपके पास इस सर्किट में दो स्रोत जुड़े हुए हैं, पहले अपन पहले वाले स्रोत के कारण धारा निकाल लेते हैं, फिर दूसरे स्रोत के कारण धारा निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो कुल धारा आ जाएगी। पहले मैं E1 के कारण धारा निकाल रहा हूँ Z1 में, तो E2 को क्या कर दूंगा उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से, मतलब इसको क्या कर देंगे हटा देंगे। तो आपके पास सर्किट क्या बन जाएगा, E1 के कारण निकाल रहे हैं, यह आपके पास सर्किट बन जाएगा। इस E2 को क्या कर दिया अपन ने हटा दिया। यहाँ से यदि अपन, चूंकि आपको पता है ये E1 के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है Z1, इसका मतलब E1 से जो करंट निकलेगी वही किस में जाएगी Z1 में जाएगी। और E1 से करंट कितनी जाती है, किसी भी स्रोत से धारा कब कैसे निकाली जाती है, ओम के नियम से V बराबर IR। तो I बराबर V अपॉन में कितना हो जाएगा R हो जाएगा। तो यदि अपन यहाँ से निकालें, ये वैल्यू निकालें अपन, ये मान लेते हैं इसमें करंट जो जा रही है ये I1 डैश जा रही है, इस कितनी मान रहे हैं I1 डैश मान रहे हैं। तो I1 डैश कितनी हो जाएगी V अपॉन R, V तो कितना है E1 है, E1 लिख दिया। फिर इसकी प्रतिबाधा, प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे, देखो ये दोनों जो प्रतिबाधा हैं, ये दोनों प्रतिबाधा हैं ये समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, क्योंकि तुल्य प्रतिबाधा चाहिए अपने को। तो तुल्य प्रतिबाधा कैसे निकालोगे, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़ी हैं, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं,
1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। उसको सोल्व करते हैं, r निकालते हैं, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा Z2 Z3 अपॉन में Z2 प्लस का Z3, ये रिजल्ट आएगा। और यहाँ से जब समांतर क्रम कर देंगे तो ये एक प्रतिबाधा बन जाएगी। इस प्रतिबाधा के Z1 क्या है, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम को कैसे जोड़ते हैं, R1 प्लस R2। तो इनका समांतर क्रम Z1 के क्या है, श्रेणी क्रम में, तो ये समांतर क्रम है, और फिर प्लस में क्या कर दिया Z1। तो आपके पास समीकरण नंबर ये आएगी I1 डैश वोल्टा V/R से E1 Z1 प्लस Z2 Z3 Z2 प्लस Z3। ये तो आ गया E1 स्रोत के कारण Z1 में प्रवाहित धारा का मान। अब किसके कारण निकालेंगे, E2 के कारण। E2 के कारण निकालेंगे तो E1 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। E1 को हटा दिया, आपके पास सर्किट ये बन जाएगा। मान लेते हैं E2 के कारण जो E2 से जो धारा निकल रही है वो I2 डबल डैश निकल रही है। यहाँ से कितनी धारा निकल रही है, I2 डबल डैश। ये I2 डैश जैसे यहाँ पे I1 डैश जा रही थी, वो पूरी की पूरी किस में से जाएगी, Z1 में, Z1 में पूरी की पूरी जाएगी। ऐसे ही ये I2 डबल डैश है, वो पूरी की पूरी तो किस में से जाएगी, Z3 में से। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये आपके पास एक संधि बिंदु दे रखा है ये वाला, इस संधि बिंदु पर ये धारा बट जाएगी, क्योंकि दो समांतर शाखाएं हैं, समांतर शाखाओं में धारा क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो मान लेते हैं इस Z1 में I1 डबल डैश जा रही है, तो बाकी किस में से जाएगी, इस Z2 में से। बाकी कितनी बच गई, इधर से आ तो रही है I2 डबल डैश, और इस Z1 में कितनी गई, I1 डबल डैश, तो बाकी बच गई I2 डबल डैश माइनस का I1 डबल डैश। तो ये आपका करंट डिवाइडेशन हो गया। यहाँ पे दो समांतर शाखाओं में करंट डिवाइड। आपको क्या चाहिए, I1 डबल डैश, क्योंकि अपने को तो Z1 में से प्रवाहित धारा चाहिए। तो यदि अपन पहले जैसे इस वाले सर्किट में लिखा था अपन ने, इस वाले सर्किट में अपन ने लिखा था, इस वाले सर्किट में अपन ने वैल्यू निकाली थी I1 डैश, सेम वैसा ही सर्किट यहाँ पे है। देखो ये वाला सर्किट, इतना साग तो सेम ही है, इसमें I1 डैश है, इसमें I2 डबल डैश। तो यदि यहाँ से I1 डैश कैसे निकाला था, वोल्टा और तुल्य प्रतिबाधा, वोल्टा और तुल्य प्रतिबाधा। ऐसे यदि आप I2 डबल डैश निकालोगे तो क्या करोगे, वोल्टा तो कितनी दे रखी है, E2, प्रतिबाधा इस बार ये दोनों तो समांतर क्रम में हो जाएंगी, और Z3 श्रेणी क्रम में। तो इनका समांतर क्रम Z3 से श्रेणी क्रम में क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसका मतलब I2 डबल डैश तो ये आ गई आपके पास। आपको तो I1 डबल डैश चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे आप, जब दो समांतर शाखाओं में Z1 और Z2 क्या है, समांतर शाखाएं, जब दो समांतर शाखाओं में धारा का विभाजन हो तो उसको बोलते हैं धारा विभाजन नियम। संधि बिंदु को पर क्या बोलते हैं, उसको धारा विभाजन नियम। और धारा विभाजन नियम क्या बोलता है कि समांतर शाखाओं में धारा का वो वोल्टा का मान समान होता है। धारा विभाजन नियम क्या बोलता है, समांतर शाखाओं में वोल्टा का मान समान होता है। एक ये शाखा है, एक ये वाली शाखा है, दोनों समांतर हैं, इसलिए इन दोनों पर वोल्टा का मान क्या होगा, समान होगा। तो दोनों पे वोल्टा का मान समान कर दो। तो इस पे तो वोल्टा कितनी है, V बराबर IR से प्रतिबाधा Z1 है, धारा I1 डैश, तो इस पे तो वोल्टा आ गई Z1 I1 डबल डैश। और इसमें प्रतिबाधा तो है Z2, और धारा कितनी जा रही है, I2 डबल डैश माइनस का I1 डैश। तो यहाँ से वैल्यू निकालने आपको I1 डबल डैश चाहिए, तो I1 डबल डैश को इधर लेके आ जाओ, ये I2 डबल डैश इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, I1 डबल डैश की। और I1 डबल डैश की वैल्यू आपके पास कितनी आई, ये वाली, ये वैल्यू आपके पास I1 डबल डैश की आ गई। क्योंकि ये I2 डबल डैश की फॉर्मेट में आ रही है, I2 डबल डैश अपन पहले ही निकाल चुके हैं। इस I2 डबल डैश का मान रख दो, ये I2 डबल डैश है, इसमें मान रख दो, तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, I1 डबल डैश का। आपके पास E1 के कारण Z1 में प्रवाहित धारा I1 डैश आ गया, E2 के कारण प्रवाहित धारा I1 डबल डैश आ गया। अब क्या करना है, कुल धारा निकालनी है। अब आपको पता है कुल धारा के लिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इधर से भी धारा बह रही है इस वाले में, और इधर से भी धारा बह रही है इस Z1 में, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ने के लिए चूंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, E1 के कारण तो इधर बह रही है और E2 के कारण इधर बह रही है, दोनों की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है।
तो इस E1 को प्लस लेते हो तो E2 को क्या ले लो, माइनस ले लो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को I1 प्लस I1 डैश प्लस माइनस I1 डबल डैश, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो दोनों को माइनस कर दो, ये आपके पास इसकी I1 डैश की वैल्यू है, ये I2 डैश की वैल्यू, I1 डबल डैश की वैल्यू है। दोनों को जोड़ोगे, सोल्व करोगे तो कुल धारा का मान कितना आ गया, ये वाला। ये मान उतना ही है जो अपन ने किरचॉफ के नियम से निकाला था। किरचॉफ के नियम से Z1 में प्रवाहित धारा यही आ रही थी। जो स्टेटमेंट है परमे का, उसके अकॉर्डिंग भी Z1 में से प्रवाहित धारा उतनी आ रही है। इसका मतलब परमे सही है, परमे सिद्ध हो चुकी है कि यदि आपके पास किसी सर्किट में किसी अवयव में से कुल धारा निकालोगे तो कुल धारा उस सर्किट में जुड़े सभी स्रोतों के कारण प्रवाहित धाराओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये थी आपके पास सुपरपोजिशन थ्योरम।